गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोष कुमार मोदी। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल कराने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। देखिए ये सब सवाल कुछ नहीं है, ये समझना होगा। अगर आप ये सवाल के आंसर समझ गए तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। देखिए उस बेरोजगारी को प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। मान लीजिए कि कहीं 3 लोगों का काम है और वहाँ 5 लोग काम कर रहा है, तो 5 लोगों का तो वहाँ मजदूरी नहीं मिलेगा, वहाँ 3 लोगों का मजदूरी वो पांचों में बांट लेगा। यानी वहाँ 2 ऐसा बेरोजगार है जो छिपा हुआ है। तो इस तरह के बेरोजगारी को प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। यानी हम लिख सकते हैं कि ऐसे बेरोजगारी जहां 3 लोगों के काम को 5 लोग कर रहे हैं, इस तरह के बेरोजगारी को प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। ये अधिकतर गांवों के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में देखा जा सकता है। शहरों में कम होता है लेकिन होता है। कृषि क्षेत्र में ये अधिक दिखाई देता है। उसके बाद दूसरा सवाल है, प्रचंड बेरोजगारी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। यानी ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ प्रचंड बेरोजगारी मिलता है, शहरी क्षेत्र में कहाँ प्रचंड बेरोजगारी मिलता है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में कृषक परिवार में प्रचंड बेरोजगारी को देखने को मिलता है, क्योंकि कृषक परिवार में बहुत सारे सदस्य होता है जो सभी मिलकर खेतों में काम करते हैं। खेतों में मान लीजिए कि 5 आदमी का काम है, लेकिन परिवार में 7-8 आदमी है, वो 7-8 आदमी मिलकर वहाँ काम करते हैं, क्योंकि ये गाँवों में दूसरा काम नहीं होता है। तो ये एक हो गया। शहरों में कुछ उद्योग में इस तरह के बेरोजगारी पाए जाते हैं, जहाँ मजदूरों को ठेका से काम किया जाता है, या कुछ उद्योग ऐसा होता है कि मौसम के अनुसार चलता है, वहाँ भी प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है, खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। यानी खुली बेरोजगारी क्या है, प्रचंड बेरोजगारी क्या है। पहले हमने प्रचंड बेरोजगारी को आपको समझा दिया है, अब खुली बेरोजगारी क्या है सुनिए। बेरोजगारी की ऐसी स्थिति कि लोग काम करना चाह रहा है मगर उसको काम नहीं मिल रहा है, वो बैठे बैठे दिन गुजर रहा है, उसे खुली बेरोजगारी कहा जाता है। समझ में आ रहा है कुछ। लोग काम करना चाह रहा है मगर उसको काम नहीं मिल रहा है, वो दिन भर बैठकर बिता रहे हैं, उसे खुली बेरोजगारी। अब क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रयोग से वस्तु के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। यानी कह रहा है कि मुद्रा के व्यवहार से वस्तु विनिमय में सुविधा किस तरह हुआ है, सवाल यह है। तो देखिए पहले जब वस्तु विनिमय था, यानी हम कुछ वस्तु को देकर वस्तु लेते थे, तो उस समय यह दिक्कत होता था कि हम कितना वस्तु उसको दें और उसके पास से कितना वस्तु हम लें, यह निर्धारण करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मुद्रा आने के बाद ये सुविधा हो गया है कि हम कितने मुद्रा के बदले कितने वस्तु दें, क्योंकि मुद्रा क्या करता है, मुद्रा वस्तु के बीच मध्यस्थता का काम करता है। यानी मुद्रा वस्तु का भी एक माप होता है जो वस्तु विनिमय के समय नहीं होता था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मुद्रा के प्रयोग से वस्तु विनिमय में सहूलियत इस तरह आया है कि मुद्रा विनिमय के बीच मध्यस्थता का काम करता है। आंसर हो गया। 5वां क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है। देखिए विकास में ऋण का एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। ऋण कभी कभी हमारा बोझ भी बन जाता है, लेकिन ये विकास अधिकतर करता है। ऋण लेने का 2 स्रोत होता है, एक औपचारिक स्रोत होता है, एक अनौपचारिक स्रोत होता है। औपचारिक स्रोत कौन सा कहलाता है, जो ऋण सरकार द्वारा दिया जाता है, बैंकों द्वारा दिया जाता है, यानी बड़े बड़े व्यवस्था के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो औपचारिक स्रोत कहलाता है। अनौपचारिक स्रोत उस ऋण को कहलाता है जब हम किसी दोस्त से ऋण लेते हैं, या बड़े किसान से ऋण लेते हैं, या साहूकार से ऋण लेते हैं। इस तरह के ऋण को अनौपचारिक ऋण कहलाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि औपचारिक ऋण कौन सा ऋण है, अनौपचारिक ऋण कौन सा ऋण है। औपचारिक ऋण ऐसे ऋण जो ऋण सरकार के द्वारा, बैंकों के द्वारा दिया जाता है, इस तरह के ऋण को औपचारिक ऋण कहलाता है। अनौपचारिक ऋण जो ऋण हम किसी दोस्त से, अमीर परिवार से या बड़े किसान से लेते हैं, उस ऋण को अनौपचारिक ऋण कहलाता है। औपचारिक ऋण हमारे लिए बोझ कम बनता है, ये हमारे अधिकतर विकास करता है,
लेकिन अनौपचारिक ऋण हमारे लिए बोझ बन जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसान का फसल किसी भी कारणवश नष्ट हो गया, तो अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेने से क्या होता है कि वो नहीं मानता है, वो अपना पैसा वापस लेना चाहता है। लेकिन सरकार से अगर हम ऋण लेते हैं, बैंकों से अगर हम ऋण लेते हैं, तो क्या होता है कि फसल नष्ट हो जाने से वो कुछ कर्ज माफ करते हैं, जिससे हमारा बोझ कम होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आने वाले एग्जाम में इस पांचों प्रश्न में से आशा करता हूँ पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सोशल साइंस के, इकोनॉमिक्स के कुछ टॉप क्वेश्चन था।